चटिया मटिया। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक बिल्कुल क्लासिक डरावनी भूत प्रेत की कहानी की तरह, पर इसका अंत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सोचा ना हो, बहुत ही गहरा। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी खौफनाक भूतिया कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, असल में किसी की जान बचाने की एक कोशिश हो। यही सवाल इस कहानी को इतना खास बनाता है। ये हमारी सोच को बिल्कुल पलट कर रख देती है। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से। किरदार है रमेश, शहर का आदमी, थका हारा अपनी गाड़ी से जा रहा है। उसे सुबह एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। रास्ते में एक सुनसान सा ढाबा दिखता है और वो वहां रुक जाता है। और यहीं पर कहानी का पहला टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है रमेश, जिसे अपने फोन और गूगल मैप्स पर पूरा भरोसा है। वो कहता है टेक्नोलॉजी है, सबसे तेज रास्ता बताएगी। और दूसरी तरफ है रामू काका, ढाबे के मालिक। वो एक अजीब सी चेतावनी देते हैं। कहते हैं आगे पीपल का पेड़ है, वहां चटिया और मटिया खेलते हैं, उन्हें छेड़ना मत। अब रमेश ठहरा शहर का बंदा। उसने सोचा ये तो बस अंधविश्वास है और बात को टाल दिया। तो रमेश रामू काका की बात को अनसुना करके उस शॉर्टकट पर निकल पड़ता है। सोचिए, चारों तरफ घना कोहरा है, दोनों तरफ गन्ने के लंबे लंबे खेत, और तभी अचानक उसकी कार बंद पड़ जाती है। बिल्कुल अचानक। वो चेक करता है, इंजन ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब यहां से असली डर का एहसास शुरू होता है। रमेश गाड़ी से उतरकर मदद ढूंढने के लिए पैदल चलने लगता है और उस सुनसान सड़क पर उसे आवाजें आनी शुरू होती हैं। पहले पायल की हल्की सी छनक, फिर एक लड़की की तीखी गूंजती हुई हंसी, फिर एक छोटे लड़के की खिलखिलाहट, और इस सब के बीच उसकी टॉर्च भी झपझपाकर बंद हो जाती है। अब तो डर बढ़ना लाजमी था। और फिर अपने फोन की बस थोड़ी सी बची हुई बैटरी से वो टॉर्च ऑन करता है और सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पीपल के पेड़ पर दो साए, एक लड़का जो टहनी से उल्टा लटका हुआ है और एक लड़की जो जमीन पर बैठकर चूड़ियों से खेल रही है। उनकी त्वचा बिल्कुल सफेद और आंखें पूरी तरह से काली। ऐसा मंजर देखकर तो किसी की भी हिम्मत टूट जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे थे कौन? इसके लिए कहानी हमें ले जाती है 50 साल पीछे। साल था 1970। गांव में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और उसी तूफान में ये दोनों बच्चे, चटिया और मटिया, अपनी माँ को पुकारते पुकारते उसी पीपल के पेड़ के पास पानी में डूब गए थे। कहते हैं तब से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं, अपनी माँ का इंतजार कर रही हैं। अब वापस आते हैं आज की रात पर। वो दोनों बच्चे अचानक रमेश का लैपटॉप बैग छीनकर भाग जाते हैं। और उस बैग में रमेश के सालों की मेहनत थी, उसका पूरा करियर था। अब डर तो था, लेकिन मजबूरी भी थी। तो रमेश अपने डर पर काबू पाकर उन बच्चों के पीछे भागता है और एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर के अंदर रमेश जो देखता है वो उसे हैरान कर देता है। वो बच्चे लैपटॉप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि उसकी चमकती हुई स्क्रीन को देखकर बिल्कुल हैरान थे। उनमें से एक ने बहुत ही मासूमियत से पूछा, क्या ये सूरज को डब्बे में बंद कर लाया है? और ये सवाल सुनते ही रमेश का सारा डर, सारी घबराहट जैसे पिघल जाती है। यही वो पल है जहां से पूरी कहानी पलट जाती है। अब देखिए रमेश क्या करता है। वो चीखता चिल्लाता नहीं, वो उन बच्चों के पास जमीन पर बैठ जाता है, बड़े प्यार से उनसे बात करता है, उन्हें वो जादुई डब्बा यानी लैपटॉप चलाकर दिखाता है और फिर अपनी जेब से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर उन्हें दे देता है। एक छोटा सा लेकिन बहुत अनमोल काम। और इसके बाद जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे जादुई पल है। जैसे ही वो बच्चे उस बिस्किट को खाते हैं, उसकी मिठास को चखते हैं, एक पल के लिए उनकी वो काली डरावनी आंखें गायब हो जाती हैं और उनकी जगह दो मासूम बच्चों की इंसानी आंखें दिखाई देती हैं। उस एक लम्हे के लिए वो भूत नहीं, बस दो भूखे बच्चे थे। अब धीरे धीरे सुबह हो रही थी। बच्चे बिल्कुल शांत हो गए थे। हाँ, उनकी आंखों का कालापन वापस आ गया था, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और उन्होंने खुद रमेश का लैपटॉप बैग उसे आराम से लौटा दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर उन्होंने उसका बैग छीना ही क्यों था? अगर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना था तो ये सब करने का मतलब क्या था? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इतना चौंकाने वाला है
कि कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बैग इसलिए छीना था ताकि वो उसे रोक सकें। हाँ, उसे रोकने के लिए। और यही है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब रमेश वहां से आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जिस शॉर्टकट पर वो जा रहा था वहां नदी पर बना पुल पूरी तरह से टूटा हुआ था। वहां कोई वार्निंग साइन नहीं था, कुछ नहीं। अगर चटिया और मटिया ने उसे उस रात वहां नहीं रोका होता तो वो सीधा अपनी गाड़ी के साथ नदी में गिर जाता। उन्होंने उसे डराया नहीं था, उन्होंने उसकी जान बचाई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश अपनी मीटिंग खत्म करके उसी पीपल के पेड़ के पास वापस आता है। लेकिन इस बार वो एक अलग इंसान है। उसका नजरिया, उसकी सोच, सब कुछ बदल चुका है। वो खाली हाथ नहीं आता। वो उन बच्चों के लिए कुछ तोहफे लाया है। बिस्किट के पैकेट, एक छोटी सी खिलौना गाड़ी और कुछ लाल कांच की चूड़ियां। ये एक शुक्रिया कहने का उसका तरीका था। एक एहसान का बदला एहसान से। और जैसे ही रमेश वहां से पलटता है उसे हवा में 2 बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है। लेकिन इस बार ये हंसी डरावनी नहीं बल्कि खुशी और सुकून से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी 50 साल की तन्हाई आज जाकर खत्म हुई हो। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। एक आखिरी पन्ना अभी बाकी है। याद है रामू काका, ढाबे वाले, वो जो रमेश को देखकर मुस्कुराए थे? कहानी के आखिर में पता चलता है कि वो भी धीरे धीरे सुबह की हवा में गायब हो गए। शायद वो भी कोई थे जो इस पूरी कहानी पर नजर रखे हुए थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि जिसे हम डरावना भूत प्रेत समझ रहे होते हैं वो असल में मदद के लिए एक पुकार होती है। एक ऐसी आवाज जो बस चाहती है कि कोई उसे समझे। शायद हर डर की कहानी के पीछे एक अनसुनी पुकार छिपी होती है, जिसे सुनने के लिए डर की नहीं, थोड़ी सी दया की जरूरत होती है।